अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद। और नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और मौसमी तब्दीलियों की वजह से मौसम के असरात इस कदर ख़तरनाक हो चुके हैं कि कई इलाकों में गाड़ियाँ जो हैं वो पानी के थ्रू बह चुकी हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं घरों की छतें गिर चुकी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में सराबी रेले में जो है हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बह गई हैं, लोग बह गए हैं और रेस्क्यू का अमल भी जारी है। तो गिलगित में मौजूद शबीर मीर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि गिलगित की क्या सूरत हाल है। बताइएगा शबीर, यहाँ पर कितने सयाह फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, इस वक्त मैं गिलगित का मज़ाफ़ाती इलाका चिलमिश खारी में मौजूद हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त मेरे अकब में जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर तकरीबन 5 घर थे जो दरियाबुर्द हो गए हैं। कल तक ये घर यहाँ पर मौजूद थे, आज ये मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान भर में ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं ये जारी हैं। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों की, जैसे बाबूसर वैली और सिकरदू वैली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल 5 अमवात अब तक हो चुकी हैं, जिनमें 4 जो हैं वो सयाह हैं। और अगर हम लापता लोगों की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 15 लोग जो सयाह हैं वो लापता हैं। रिलीफ एक्टिविटीज़ एक साइड पे जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। मौसम इस वक्त भी अबरालूद है और दरिया का जो बहाव है और इसकी जो सतह है इसमें भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो सयाह जो बहुत बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वार्निंग जारी की गई है कि बिल्कुल मुहतात रहें और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें। जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग साहब। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अभी तक के इतलात के मुताबिक कितने सयाह हैं जिनके फंसे होने की इतलात हैं और रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जो अफसोसनाक हालात गुज़िश्ता 2-3 दिनों से वहाँ पे जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट पूरी ताकत और वसाइल के साथ कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है तो कहीं सर्च ऑपरेशन में, कहीं पे लोगों के सड़कों की बहाली कर रहे हैं, कहीं पे उनको बिजली मवासलात और दीगर चीज़ों की बहाली में हुकूमत पेश है। लेकिन बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त तकरीबन 28,000 मुरब्बा मील का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, और तकरीबन 70% इलाका इस वक्त बारिशों और सैलाबों की लपेट में है। और इतना बड़े इलाके के अंदर इतने बड़े मतलब लैंडस्केप के अंदर एक मुनफरद किस्म की लैंडस्केप है, उसमें जाहिर सी बात है चैलेंजेस तो हैं। रेस्क्यू में भी ऊपर से बारिशें आ रही है, स्लाइडिंग वलाइडिंग हो रही है। तो ताज़ा जो सूरत हाल है इस वक्त यह है कि टोटल कैजुअलिटीज 6 हैं, जिनके बाकायदा वो जो लाशें हैं वो लाशें मुतलका उनके जो आबाई गाँव है वहाँ पहुँचा दी गई है और रवाना कर दी गई है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 सयाह जो लापता थे, उनमें से एक बच्चे की जो डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अब से 10 से 13-14 के करीब लोग जो है वो इस वक्त जो है वो नहीं मिले हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आज जो है ना गांचे के इलाके में एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे जो चैनल है वो टूट फूट का शिकार हुए। उसके अलावा शिकारपुई का गिलगित के इलाके में तबाही हुई है, थोर नाले में तबाही हुई है, टांगिर जो एडिशनल एक नया डिस्ट्रिक्ट है उधर तबाही हुई है। जगह जगह सैलाबी रेले आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क 1122 और इंतजामिया तमाम 14 अजला के अंदर एक्टिव है, मुतारिक है और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है और हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड कर्नल की लाश मिल चुकी है, लेकिन उनकी बेटी की जो लाश है वो ताहाल अभी तक नहीं मिली है। इसके हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? ये हमारे इलाके में नहीं है, ये इस्लामाबाद का वाक़या है, गिलगित बल्तिस्तान का वाक़या नहीं है। और ये पता नहीं वहाँ पे क्या है, ये इस्लामाबाद डीजे का वाक़या है। दीगर इलाकों में भी ऐसी सूरत हाल है, उस हवाले से भी आपको हम इतलात देंगे और वाक़यात में और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा इस हवाले से भी बताएंगे। फैज साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई शाहराहें भी बंद हैं, तो उन शाहराहों के हवाले से अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि शाहराहों की बहाली का फ़ौरन से जी काम जो है वो तेज़ किया जाए और बहाल किया जाए, उनको हुक्म दिया गया है। तो उसकी वजह से भी अब क्या मामला देख रहे हैं, कितने सयाह फंसे हुए हैं और शाहराहें बंद होने की वजह से क्या मुश्किलात दरपेश हैं? गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टूरिस्ट और सयाह मुसाफिर फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का अमल कंप्लीट हो चुका है। रेस्क्यू का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ सड़कों पे पहाड़ी इलाकों में फंसे थे,
उनको शहरी इलाकों में मुंतकिल किया जा चुका है, सिकरदू शहर, गिलगित शहर और चिलास शहर। अब वहां से उनको उनके मुतल्लिका इलाकों में रेस्क्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इस्लामाबाद की तरफ से हमें ये इतला थी कि C-130 का सर्विस वहां पर चलाई जाएगी। आज शायद मौसम की कुछ खराबी की वजह से वो सर्विस ना चल सकी है। कोशिश ये है कि C-130 के जरिए और शाहराह रेशम जो इस वक्त खुली है, शाहराह नारायण बंद है, शाहराह रेशम के जरिए कुछ बाय रोड हम वहां से उनको उनके मुतल्लिका इलाकों में पहुंचा देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामला में नोटिस लिया, बहुत खुशाइन है। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और वफाक की ग्रांट इन एड पे चल रहा है। जब तक वफाक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तो वफाक का जो सपोर्ट है वो ऑक्सीजन का काम देगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए कई अरब रुपए दरकार है, जिससे लोगों के सहूलियात, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक बार फिर हमारी गुजारिश है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इन सैलाबी जो तबाहियां हैं, इसके ऊपर एक खास और माकूल किस्म का बजट का ऐलान करें। सही, सर्च ऑपरेशन जारी है और इदारे मुतहरिक हैं। साथ ही मौजूद रहेगा अमानुल्लाह रिंद साहब, डायरेक्टर रेस्क्यू PDMA ने भी हमें ज्वाइन किया है। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा अब तक क्या इतलात हैं, कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं मौसम की तबाहकारियों की वजह से, और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्योंकि फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश का भी बताया जा रहा है, खुराक और की भी सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के हवाले से देखिए, इस वक्त हमारी जो अनफॉर्चुनेट जो है कैजुअल्टीज़ हैं वो 16 हैं। और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो है ना वो इस वक्त तकरीबन जो सिचुएशन है इन द डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। और इसी तरीके से हमने जो है ना वो प्री स्टॉकिंग में जो है ना ऑलरेडी तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सामान भिजवा दिया है, नॉन फूड आइटम और फूड आइटम। उसी तरीके से जो है ना जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो कि हमारे DDMA कहलाते हैं, उनको भी बजट जो है ना इशू हो चुका है। तो एज सच कोई बड़ा इशू जो है ना इस वक्त हमारे सामने नहीं है। एज फार एज द रेस्क्यू इज कंसर्न, डेफिनेटली रेस्क्यू जो है ना ऑपरेशन स्टैंड बाय पे है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो स्टैंड बाय हैं। और इसी तरीके से किसी भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सिलसिला आ जाता है, और आपको पता है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है इस वक्त बलूचिस्तान में, प्रिपेयर्डनेस लेवल में हमने अतुल इम्कान कोशिश की है कि जो हमारा मोस्ट वल्नरेबल एरिया है दैट इज़ नसीराबाद डिवीज़न, वहाँ पे हमारी मशीनरी जो है वो PDMA की मशीनरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी, और इसी तरीके से जो वल्नरेबल पॉइंट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। और बारिशों का जहाँ तक सिलसिला है, ये जो स्पेल चल रहा है इसमें अब तक जो एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड है या डेफिनेटली प्रेडिक्टेड है, इतनी बारिशें तो नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी भी वक्त भी जो है ना वो बिकॉज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस में जो है ना कोई भी एरिया किसी वक्त भी जो है ना वो किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का शिकार हो सकता है। तो PDMA बलूचिस्तान विद DDMA अमानुल्लाह साहब, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं, लोग जो हैं पानी में डूब चुके हैं, रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, कुछ को जी निकालने के लिए भी तलाश जारी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में रिटायर्ड कर्नल की लाश मिल गई, जबकि उनकी बेटी की लाश के लिए हम देख रहे हैं कि तलाश जारी है। तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, जो अपडेट्स इस वक्त डेफिनेटली हमारे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म NDMA के साथ भी हैं। तो वो कर्नल साहब का तो लाश बरामद हो चुका, लेकिन वो जो लड़की है अब तक वो दे आर इन द रेस्क्यू। और डेफिनेटली वहाँ पे जो जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन जो ग्लिम्पसेस हम देख रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आपको पता है हेली के जरिए भी जो है वो हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और बड़ी बात जो इस वक्त तमाम PDMAs और NDMA वो है डेफिनेट ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मैं फिर बताता चलूँ कि जी हम मशीनरी के हवाले से, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं किसी भी ऐसी सूरत-ए-हाल के लिए जो खुदा ना खास्ता, सही, टीमें तैयार हैं, इदारे मुतहरिक हैं और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इक़दामात भी कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बारिशों की तबाहकारियाँ हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इससे इंसानी जानें महफूज रहें, कोई ज़्यादा जानी या माली नुकसान ना हो। हमारे साथ मौजूद थे शबीर मीर और फैज़ुल्लाह फराग साहब, अमानुल्लाह रिंद साहब, आप सबके वक्त का शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में मुसलसल गैर मामूली इजाफे की सबसे बड़ी वजह करेंसी स्मगलिंग को करार दिया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 288 रुपए से तजावुज कर चुकी है, जबकि ज़राए के मुताबिक ये तमाम खेल गैर कानूनी तौर पर ईरान और अफगानिस्तान को डॉलर स्मगल करने का है।
एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करंसी स्मगलिंग माफिया एक बार फिर सरगर्म हो चुका है, जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत बेकाबू होकर मुसलसल ऊपर जा रही है। ताहम इस तमाम पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी एक्शन लेते हुए करंसी स्मगलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से ये गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही है और इस हवाले से अब कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? बस को रोक दिया गया है। कल से क्रैकडाउन जारी है और बड़े पैमाने पर FIA और हमारी खुफिया एजेंसी जो इनके खुफिया ठिकाने हैं उनका सर्वे करके और खुफिया रिपोर्ट पर उनके खुफिया ठिकानों का कलकमा किया जा रहा है, और जिसकी वजह से डॉलर का रेट आपने देखा कल 288 से कम होकर आज 287 के करीब पहुंच गया, और इस तरह इंटर बैंक में 285 से कम हो गए 284 के करीब पहुंच गए। तो ये उसी का नतीजा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने और हमारे जो हमारे आला शख्सियत से मुलाकात हुई थी जो कि एहसास अदारे के सरबराह हैं, और उसमें उन्होंने पूछा हमसे कि क्या वजह है डॉलर क्यों दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है। तो हमने उस जो अभी आपने बताया कि जंग के बाद जंग में बॉर्डर सील थे, जंग क्यों ही जंग खत्म हुई और बॉर्डर खुले हैं ईरान और पाकिस्तान में, स्मगलरों ने जो रुख कर लिया और उनको क्योंकि स्मगलिंग के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो उन्होंने अपने कारिंदे जितने भी बड़े बड़े शहरों में बड़ी मार्केट थी एक्सचेंज लीगल कंपनियों को उनके बाहर अपने कारिंदे खड़े कर दिए, और वो जो भी क्लाइंट आते हैं उसको घेर के ले जाते हैं और उसको ज्यादा रेट ऑफर करके खुफिया ठिकाने में लेके उनको ज्यादा रेट देते हैं। लोग लालच में आके उनको अपनी करेंसियां दे रहे थे, सप्लाई जैसे हिट हो रही थी। तो उससे ये जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने अपने चीफ साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान की सलामती और पे किसी को खेलने नहीं देंगे, परमानेंट बेस पे अब हम विजिलेंट टीमें बनाएंगे और इनको जितने भी हुंडी हवाला ऑपरेटर और गैर कानूनी करेंसी के खिलाफ। लेकिन मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, हम देखते हैं कि ये हवाला हुंडी का कारोबार हो या गैर कानूनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग हो, ये हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं और इसके हवाले से कार्रवाइयां भी होते हैं और हम देखते हैं कि की जाती हैं, लेकिन डॉलर की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जाती है। आपको लगता है कि अब इतनी शिद्दत से ये कार्रवाइयां की जाएंगी कि रुपया जो है वो मुस्तहकम हो सकेगा? जी बिल्कुल, आपने 2 साल पहले याद होगा डॉलर का रेट भी इसी तरह बढ़ के 340 पे चला गया था, और फिर उसी वक्त भी हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और आला हुकाम से ऑफिशियल से मुलाकात की और उन्हें बताया, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से अपील की तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी और उनके वकला कम की और डॉलर का रेट 340 से कम हो गए 270 पे आ गया था, आपको याद होगा 2 साल पहले। और अब दोबारा भी यही है क्योंकि स्टेट बैंक ने आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी में ये एडमिट किया है कि पिछले 1.5 साल में हमने 9 अरब डॉलर इंटर बैंक मार्केट से खरीदे हैं। जब स्टेट बैंक इतने पैमाने में डॉलर खरीदेगा तो ज़ाहिर इंटर बैंक में बढ़ते हैं, फिर मार्केट में बढ़ जाता है, ये भी एक बड़ी वजह थी। तो स्टेट बैंक की क्योंकि अपना 20 अरब डॉलर का टारगेट था वो पूरा हो गया, उसने खरीदारी अपनी बंद कर दी है, जिसकी वजह से इंटर बैंक में गिरना शुरू हुआ है। और इसी तरह अगला टारगेट है 285, हमारे 285 गिरेगा, उसके बाद 280 है और वे 270 है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर रीजन में देखें इंडिया का रुपया अभी भी 82 है, बांग्लादेश का 95 है और अफगानिस्तान का 70 रुपीज़ है। तो हमारा कसूर ये है कि हम लोग अपने डॉलर पे एतमाद नहीं करते, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर की बजाय आप रुपये में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे स्टॉक देखो ना, जो ही 60% मुनाफा दिया लोगों को पिछले 1 साल में, तो करेंसी में तो कोई 2% से इजाफा होगा, तो कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं होता करेंसी में। और जब से ये ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा तो डॉलर आप देखेंगे आने वाले दिनों में 280 तक भी जा सकते हैं और फिर 270 और डॉलर की कीमत में कमी होगी इस क्रैकडाउन की वजह से। मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि डॉलर जो था वो उड़ान भरता जा रहा था और अब जो है इदारों ने कमर कस ली है इसके खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब जी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आएगी, रुपया मुस्तहकम होगा, तो मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगी। आगे बढ़ते हैं जी। बानी PTI के बेटे कासिम और सलमान अमेरिका में ट्रंप के करीबी मुशीरों और असर रसूख रखने वाले अमरीकी हलकों और मुख्तलिफ ग्रुप से मुलाकातें कर रहे हैं। वाशिंगटन की राहदारियों में लॉबिंग का अमल जोर पकड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या ये मुहिम सियासी पनाह के लिए बुनियाद बन रही है या फिर आलमी सतह पर अपने वालिद के हक में रायामा हमवार करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों ने अमेरिका में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। बैरून मुल्क अपनाई जाने वाली हिकमत अमली क्या ये PTI की सियासी मुहिम का हिस्सा है? अमेरिका में बानी PTI के बेटे कासिम और सलमान न्याजी की सरगर्मियों ने पाकिस्तान में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है।
वालिद की रिहाई के लिए जारी बैनुल-अक़वामी मुहिम क्या वाकई सिर्फ हमदर्दी हासिल करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी एजेंडा पोशीदा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार सलमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सलमान साहब। कहिएगा, जिस तरह से ये कोशिशें हो रही हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर, वालिद की रिहाई ही सिर्फ एजेंडा है या फिर सियासी पनाह लेने की तैयारी हो रही है? देखिए, सियासी पनाह तो बानी पीटीआई को पहले भी दी जाती रही है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और बार बार कहा जाता रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं 2 से 3 बरस के लिए। इसलिए ये तो कोई मंतक नहीं है कि वो सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जब भी हुक्मरानों पर बुरा वक्त आता है और वो मुल्क छोड़ना चाहें तो उनके लिए बहुत से रास्ते खुले होते हैं, जैसे नवाज शरीफ माजी में गए थे, बेनज़ीर भुट्टो भी गई थी। लेकिन असल सवाल ये है कि जो इमरान बानी पीटीआई के बेटे हैं वो एक लॉबिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को और इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल पार्लियामान को और सेनेटर्स को इस तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वालिद के साथ जुल्म हो रहा है और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये इसका फायदा किस हद तक उनको हो सकता है बानी पीटीआई को, उसके ऊपर कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल दुनिया ने या आलमी दुनिया ने इमरान खान के हवाले से या बानी पीटीआई के हवाले से। तो सलमान साहब, आपको लगता है ये बयानिया इनका, ये मजलूमियत का बयानिया स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि ये कोई असर रखेगा? इसमें मजलूमियत से ज्यादा कुछ हक़ाइक़ का मसला है। आप सबको पता है कि बानी पीटीआई के तमाम ट्रायल अदालतों में नहीं, अदालतों में उनको पेश नहीं किया गया, उनका तो जेल ट्रायल हो रहा है ना, और उनसे उनको लोगों की मुलाकातों पर भी बेतहाशा पाबंदियां हैं, उनकी मीडिया की एक्सेस भी उस तरह से नहीं है। तो इसलिए एक बात तो की जा सकती है कि जो बुनियादी कवानीन है उनसे इनराफ करके इमरान खान को या बानी पीटीआई को जेल में रखा गया है। तो ये मजलूमियत से ज्यादा कुछ हक़ाइक़ का मसला भी है और कुछ उसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस प्रोपेगेंडे का तोड़ भी उसी वक्त होगा ना जब मीडिया की एक्सेस दी जाएगी बानी पीटीआई तक, वो तो किसी को हासिल नहीं है। इसलिए वो जो बातें कर रहे हैं उनके बेटे वो वहां पे करेंगे, और इंटरनेशनल दुनिया उनके बेटों की मुलाकात से पहले भी आलमी मीडिया में ये बातें आ चुकी हैं कि बानी पीटीआई के साथ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, या उनके साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से अभी आपने देखा 9 मई के हवाले से 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई है रात की तारीखी में, और इतनी रात को क्या उजलत थी कि हमें ये सजाएं सुनानी पड़ गई। तो जाहिर है कि ये दौर जो पीटीआई पर है बड़ा सख्त है। इससे पहले माजी में मुस्लिम लीग नून ने भी ये दौर देखा है, पीपल्स पार्टी ने भी ये दौर देखा है। तो हमारी तो सियासत का मकाफात अमल होता है, एक जमात किसी वक्त गालिब होती है और दूसरी जमात जो है किसी वक्त जुल्म का शिकार होती है। तो सलमान साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई के पास अब कोई सियासी हिकमत अमली बची ही नहीं है, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये राह इख्तियार की जा रही है, एक परफेक्ट स्केप नजर आ रहा है उनको? सियासी तौर पर तो अभी तक तो उनकी तहरीक कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सकी जब से बानी पीटीआई जेल में गए हैं, और कानूनी तौर पे तो आपको पता है अदालतों के क्या हालात हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें कहाँ खड़ी हैं, तो कानूनी रिलीफ भी नहीं मिल पाएगा, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी पीटीआई को कोई सियासी रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है कि जिस तरह से मखसूस नशिस्तें वापस की गई हैं, तो अब उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इंटरनेशनल दुनिया को बावर करवाएं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया किस हद तक पाकिस्तान पर जोर देगी, इस पर सवालिया निशान है। सही, इस पर सवालिया निशान है कि अब इस आगे क्या होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो सियासत हो रही है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और पाकिस्तान की सियासत पर इस पर क्या असरात होंगे, और ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज के हवाले से आप क्या देख रहे हैं इस सारे मामले पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर और पाकिस्तान की हुकूमत पर इस वक्त बहुत से दबाव का सामना है, जिसमें माशी सूरत हाल का सामना है, सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं, भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की नोयत है, फिर इसराइल को तस्लीम करने का पर भी जोर दिया जा रहा है, फिर ईरान के साथ जो मामला इसराइल के साथ हुए हैं उस पर भी हम पर बहुत सा दबाव है। तो आलमी सतह पे बहुत सा दबाव तो है, और ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूद है जिसमें अदम इस्तेहकाम भी नजर आता है, इसलिए दुनिया बाहर की ताकतें पाकिस्तान के अंदर। सही, सलमान आबिद साहब, कता कलामी के लिए माजरत। सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप होने से बचने के लिए नेशनल साइबर टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप लिंक्स और मुलाजमत के धोखे से हनी ट्रैप किया जा रहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हनी ट्रैप से बचने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से दोस्ती मत करें, किसी नामालूम व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा न बने, सोशल मीडिया पर अजनबी अफराद से दोस्ती से गुरेज करें, जाती तस्वीर या वीडियोस कभी भी शेयर ना करें, चाहे सामने वाला कितना ही काबिल एतमाद लगे, और डेटिंग ऐप्स जो हैं, चैटिंग जो ऐप्स हैं, इनसे इज्तनाब करें, अपने जज्बात पर काबू रखें। अगर कोई मशकूक रवैया महसूस
फौरन बातचीत बंद कर दें और स्क्रीनशॉट्स लेकर इसे रिपोर्ट करें। इसी पर हम तमाम तर जो सूरत हाल है बात भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं फ़ाहद मलिक साहब। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, डेटिंग ऐप्स का दौर है, और जितनी चकाचौंध प्रोफाइल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर और अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हनी ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है? इसको किस हद तक इज्तनाब कर सकते हैं इसका, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि आजकल तो बच्चा बच्चा सोशल मीडिया पर है। देखिए, सोशल मीडिया जब से इंटरनेट का दौर आया है, हनी ट्रैपिंग और इस किस्म के स्कैम्स बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं। नॉर्मली होता ये है कि आपको किसी ऐसी चीज़ की ऑफ़र की जाती है जो आपके लिए लुक्रेटिव हो, चाहे वो ऑफ़र मोहब्बत की है जो आपने डेटिंग ऐप्स की बात की, चाहे वो ऑफ़र किसी नौकरी की है, चाहे वो ऑफ़र आपके पैसे को दुगना बनाने की है, या वो कम ज़राए से या आसानी से पैसे कमाने की ऑफ़र है। इस किस्म की ऑफ़रें सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट करती हैं और उसको फैब्रिकेट किस तरह किया जाता है। मैं आपको मैसेज करूंगा कि ये एक बिटकॉइन का एक ऑल्ट कॉइन है, इस कॉइन में आप पैसे डालें। मैं आपका दोस्त भी हो सकता हूं, मैं आपका जानने वाला भी हो सकता हूं, ताकि आप ट्रस्ट करें। दूसरा तरीका है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो ये नौकरियों की ऑफ़र्स हैं। यानी कि आपको बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस मिलते हैं, इस पर आप CV भेजें और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आएँ। बहुत सारे लोग किडनैप हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ कि वो एक खातून से मिलने गए और बाद में उन्हें किडनैप कर लिया गया और फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस को इन्वॉल्व करके उनको रिकवर कराया गया। ये मोहब्बत के झांसों में ये कैटेगरी आती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको जब भी कोई लिंक आए, उसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आपके जितने भी बैंकिंग ऐप्स हैं, जिन अकाउंट्स में आप पैसे रखते हैं, वो कभी भी आपको कोई ऐसा गूगल का फॉर्म या कोई ऐसा पासकोड नहीं भेजेंगे और फ़ोन करके कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ये पासकोड दे दें। एक स्कैम जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों में भी हुआ और मुझे भी एक दिन कॉल आई कि हम हायर एजुकेशन कमीशन से बात कर रहे हैं और आपकी डिग्रियों का एक मामला चल रहा है और HEC आपकी डिग्रियों को वेरीफाई करना चाहता है, तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP दे दें। मैंने उसको कहा जी भेजें मुझे OTP, मैं देखना चाहता था कि वो सिम पे आता है, कहाँ पे आता है। तो वो व्हाट्सएप का कोड होता है, यानी वो मेरा व्हाट्सएप हैक करना चाहते थे। और इस किस्म के केसेस में होता ये है कि जब आपने व्हाट्सएप का OTP दे दिया तो आपका फ़ोन उनके पास लॉगिन हुआ और उन्होंने आपके मोबाइल से माहम जाहिद बन के लोगों को मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, इस अकाउंट में पैसे डाल दो। ये स्कैम मेरे साथ भी हो चुका है वैसे। ये बहुत कॉमन स्कैम है। ये एक उसका फेसिट है जिसमें पैसे। दूसरा स्कैम जो बहुत ज़्यादा इनेबल्ड है, वो ये कि आपको कॉल आती है जिसमें आपके करीबी लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो कॉल आती है माहम जाहिद के वालिद साहब को और वहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी बेटी पकड़ी गई है और अब हम इन पे पर्चा देने लगे हैं, आप अपनी बेटी से बात कर लें। आप किसी एक बंदे से बात कराइए जिसमें बच्ची रो रही होगी, बाबा मुझे पकड़ लिया, बाबा मेरे से गलती होगी, मुझे ले जाएं। और वो एकदम से उसके हाथ से फ़ोन लेके कहेगा कि अंकल इस अकाउंट में 40,000, एक ही रेट चल रहा है उसका, 40,000 रुपये इस अकाउंट। और वो बस घर में बच्चा नहीं देखते कि बच्चा घर में सो भी रहा होता है। मेरे जिस दोस्त के साथ ये हुआ, उसकी फूफो को कॉल गई, वो एक पाकिस्तान के एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी फूफो को कॉल गई और वो ऊपर वाले पोर्शन में बच्चा सो रहा था, जवान आदमी, मतलब वो सो रहा था और उसकी फूफो को कॉल गई और उन्होंने कहा कि आपका बेटा पकड़ा गया है। तो अदर केसेस में अगर माँ बाप परेशानी में आवाज़ नहीं पहचान पाते तो वो कई दफ़ा होता है कि वो पैसे भेज देते हैं और वो मतलब इट्स अ प्रोसेस। सो स्कैम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें हमारे वालिदैन, वो तमाम लोग जो आपके। अच्छा फ़हद, वालिदैन से मुझे याद आया कि एक ये चीज़ भी होती है कि घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, ये स्कैम का ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की जो फेक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि जो नज़र आ रहा होता है हम उसी पर बिलीव करते हैं। कैमरे के पीछे तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो किसी ना किसी तरह वो लिंक खोल बैठती हैं। तो उससे कितना खतरा होता है, ओवरऑल पूरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि एक अजनबी से बात करने का सिलसिला शुरू होता है, कारोबार का झांसा देकर वो बात शुरू होती है। तो आम लोग, सादा लोग जो इतने पढ़े लिखे ना हों, जो टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल ना करते हों, उनके लिए कैसे इतनी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि उस पे कंट्रोल किया जा सके? उन तमाम लोगों के लिए जो इतने टेक फ्रेंडली नहीं हैं, एक बेसिक सा मशवरा है, वो ये कि आप किसी भी इंडिविजुअल से बात करने के बाद अगर आपकी बात हो भी रही है, उस पर कोई एक्शन लेने से पहले आप अपने बच्चों में किसी काबिल इंसान, किसी काबिल एतबार इंसान से मशवरा कर लें। जैसे मेरी अम्मी इतनी टेक फ्रेंडली नहीं है, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड कर देती हैं कि क़यामत आ रही है। अब्बू भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज रहे होते हैं कि वो उधर गाड़ी को आग लग गई क्योंकि उसमें परफ्यूम पड़ा हुआ था।
تو ہماری جنریشن، ہمارے جو پچھلی جنریشن تھی ہمارے والدین کی، وہ اتنی ٹیک فرینڈلی نہیں ہے. میری بہن کو جیسے ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا TCS کا، ہم سب آرڈرز کرتے ہیں، ای کامرس کا دور ہے، ایوری بڈی آرڈرز اسٹف آن لائن. آپ کو ایک میسج یہ بھی آج کل آتا ہے کہ آپ کا TCS کے تھرو پارسل آیا ہوا تھا، اس پارسل کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک کوڈ آئے گا آپ کے پاس. وہ میسج آتا ہے 10 منٹ بعد، بندہ آپ کو کال کرتا ہے کہ میڈم وہ آپ کا پارسل لایا تھا میں، لیکن مجھے لوکیشن نہیں مل رہی، تو آپ کی ویریفیکیشن کے لیے کوڈ آئے گا آپ کے پاس. وہ کوڈ آپ کی جو اسمارٹ بینکنگ ایپس ہیں، جو میں نام نہیں لے رہا، لیکن جو موبائل کمپنیز جو بینکنگ ایپ چلا رہی ہوتی ہیں، ان کا وہ کوڈ ہوتا ہے. جب آپ OTP دیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. سو وہ تمام لوگ جو ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ نظر آنے والی، اب تو AI کا دور ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو تو آ ہی جائے گی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر آگ کی ویڈیو ہے تو اس کا مطلب ہے آگ لگ گئی ہے. سو اب تو انٹرنیٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تو اس کو بلیو نہ کریں، اور ہر قسم کی انفارمیشن دیٹ یو کنزیوم آن انٹرنیٹ شوڈ بی ویریفائڈ تھرو اے تھرڈ انٹرنیٹ پر پارٹی. جو نظر آ رہا ہے اس پر بلیو نہیں کرنا چاہیے. فہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دیکھنے والے تمام ناظرین پھر سے یہ ایک اویئرنیس میسج بھی ہے، ایک الرٹ کال بھی ہے کہ خدارا کوئی بھی ایسا لنک نہ کھولیں جو کل کو آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنے. آپ پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ کا کوئی بچہ کڈنیپ ہو جائے، اور کسی نہ کسی طرح آپ ہنی ٹریپ کا شکار ہو جائیں. تو اس سے بچنا ہی چاہیے. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر ہر چیز جو نظر آ رہی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی. اس چیز پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا فری انٹری دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. یہ پیش رفت ڈھاکہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری کی ملاقات میں سامنے آئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کو وزارت داخلہ آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے، جبکہ دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات، سیکورٹی تعاون، پولیس ٹریننگ اور انسدادی دہشت گردی جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر GR بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. GR بلوچ صاحب کہیے گا، جس طرح سے ہمارے عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطے تیز ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہترین سطح پر آ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی اور معاشی اور سفارتی طور پر کتنا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اس وقت ایک تاریخ کے انتہائی اپنے بہترین سٹیج میں آیا ہے، جب وہ ہندوستان کے غلبے میں مکمل جو غلبہ آ گیا تھا اس کی حکومت کے اوپر، شیخ حسینہ کا، اس سے آزاد قرار دیا اپنے آپ کو. اور واقعی وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ عام آدمی جو بنگلہ دیش کا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی. اور یہ ہمارا ایمان ہمیشہ رہا ہے. میں چونکہ فارن آفس میں ہمارا یہی ہوتا تھا کہ جہاں تک تعلق بنگلہ دیش کے لوگوں کا ہے، پاکستان کے عام عوام کا ہے، وہ آپس میں اسی طرح سے برادری کے تعلقات اور احساسات رکھتے ہیں جو کہ پاکستان جب تک وہ پاکستان کا حصہ تھے. تو وہ جو چھپا ہوا یا سپریس کیا ہوا جو جذبہ تھا محبت کا، عزت کا، میوچول کا اور برادری کا، اخوت کا، وہ اب دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے. اب وہ حکومت کی طرف سے بھی انیشیٹو لیے گئے ہیں. ہمارے جو وزٹس ہوئے ہیں، آرم فورسز کے کچھ وزٹس ہوئے ہیں بنگلہ دیش سے، کچھ ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی آئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز وہاں گئے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم جو میں آپ کو جس کی طرف میں آپ جو ہے وہ توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کا ایک جو ہے وہ امتزاج. تو آگے چل کے آپ دیکھیے گا، اور یہ ایک سوچ جا رہی ہے کہ اگر سارک کو، چونکہ ہندوستان تقریباً اس کو ختم کر چکا ہے اپنے سیبوٹاج کے ساتھ، اپنے بیڈ انٹینشن کے ساتھ، ایک نیگیٹو ڈپلومیسی کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں ایک نیا جو ہے وہ موقع ہے ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز کا، کہ وہ اگر، کیونکہ کوآپریشن بڑا ضروری ہوتا ہے آج کل کے دور میں. جب تک کہ آپ ریجنل کوآپریشن نہیں کریں گے، باقی ترقی ایک آئسولیٹڈ نہیں کر سکتا. ہمیشہ یہ ایمان ہے ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی کہ اٹ از اونلی دی ریجنز وچ ڈیولپ ٹوگیدر. تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صاحب یقیناً بہت بڑی کامیابی بھی ہے. اور جیسے کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ امتزاج ہوگا، چین بھی ہوگا اور بنگلہ دیش بھی، جیسے کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، تو بھارت کی نیندیں تو حرام ہوں گی. بھارت پہ اس پر کیا اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیے، بھارت نے تقریباً اپنا ایک فیصلہ اپنے تعین کر لیا ہے کہ اب وہ پراکسی بننا چاہ رہا ہے ایک ایسے فرنٹ کی، ویسٹرن فرنٹ کی، جو کہ
चाइना के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और ये सिर्फ ट्रंप ने नहीं किया, ये जो है वो बाइडेन और उससे पहले की जो प्रेसिडेंट ओबामा से शुरू किया गया है, जब उन्होंने पिवट टू द ईस्ट वाली बात की थी और इंडो पैसिफिक की बात की थी। तो उस वक्त से और जब से 4-5 के बड़े स्ट्रेटेजिक जो है वो एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ हो चुके हैं। अब उसका नतीजा क्या निकला है, जो कुछ हमने देखा कि ट्रंप 2 के आने के बाद उनको हजीमत के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन अपने तौर पर वो ये समझते हैं कि वो अपना जो किबला है वो उस तरफ वेस्ट की तरफ रखेंगे। और बल्कि कुछ तो ऐसी भी थिंकिंग नजर आती है हिंदुस्तान में कि इतनी बड़ी कंट्री और वो अपने आप को एज ए टाउट कर रहे हैं एज ए प्रॉक्सी ऑफ द वेस्ट, विच इज अगेन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री अपने तौर पे ताल्लुकात का एक ऐसा मिसाल कायम कर चुकी है इस वक्त कि तमाम के तमाम जो तीनों के तीनों या चारों जो बल्कि 3 मेजर जो इस वक्त हैं पोल्स, जिसमें चाइना ग्लोबल पावर के जो पोल्स हैं, रशिया, अमेरिका, उनके साथ एक बेहतरीन और एक बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप रखा हुआ है। चाइना के साथ भी हमारा अभी तक उसी तरह से आप स्टेटमेंट देखिए कि आयरन ब्रदर की बात होती है, चले जाए रशिया को तो वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो बाकी भी कोऑपरेशन आगे चला रहे हैं जिसमें मिलिट्री भी है, इंडस्ट्रियल भी है। इंशाल्लाह कराची की जो स्टील मिल हमारी जो कि हमारा एक फ्लैगशिप है उसको दोबारा फिर वो रिसर्च करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और अमेरिका के साथ आप देखिए हमारे फील्ड मार्शल साहब का इतना कामयाब दौरा रहा और बाज़ गश्त भी चल रही है कि हो सकता है कि बहुत बड़ी लेवल का कोई विजिट पाकिस्तान में हो। उसके बाद तो जो कुछ पढ़ा जा रहा है हिंदुस्तान की खबरों में, तो वो तो उनकी तो जान निकल रही है कि क्या हो गया, उनकी तो पूरी बसात उल्टी हो गई एक लिहाज से। तो मैं समझता हूँ जब आपकी डिप्लोमेसी उसूल पे होती है, जब आपकी डिप्लोमेसी सोच पॉजिटिव मस्बत सोच पे होती है जिसमें विन विन सिचुएशन की बात आती है, तो फिर उसके नतीजे ये निकलते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब आपका पूरे का पूरा बयानिया सिर्फ एक झूठ के ऊपर हो, फिक्शन के ऊपर हो, अपने उल्लू सीधा करने के लिए हो, तो फिर वकार खत्म हो जाते हैं उन कंट्रीज के। और यही हुआ है हिंदुस्तान के साथ कि उसका क्रेडिबिलिटी इस वक्त जीरो है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है वो भी साउथ एशिया का हिस्सा है, वो इतनी बड़ी कंट्री है। यार बलोच साहब, तो वो अब अपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी बहुत बेहतर हुई है और मुस्बत सोच हर सतह पर पजीराई भी मिल रही है। जबकि भारत जो है, भारत का बयानिया भी पिट चुका है, भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाह रहा था और हर सतह पर अब भारत हम देख रहे हैं कि तनहा हो चुका है और पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ राबते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसके फ़ायदे भी पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को भी हासिल होंगे। नाजरीन, सवात के इलाके ख्वाजा खेला में मदरसे में अलमनाक वाक़या पेश आया है। छुट्टियाँ गुजारने के बाद मदरसे से वापस आने वाला मासूम तालिब इल्म फरहान असातिज़ा के वहशियाना तशद्दुद से जाम बहक हो चुका है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवात मोहम्मद उमर ने फौरी तौर पर मदरसे को सील कर दिया और मदरसे में मौजूद दीगर 300 से ज़ायद तालिब इल्मों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। सवात में मदरसे में तालिब इल्म फरहान अयास पर मुबैना तशद्दुद और हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक तलबा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 10 अफराद को इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के मरकज़ी मुल्ज़िमान, जिनमें से मदरसे का जो है बेटा और मदरसे का जो इंतज़ामिया है वो ताहाल मफरूर है और इनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। तो यकीनन ये बहुत ही शर्मनाक बात है। माँ बाप को भी चाहिए जब बच्चे आके कंप्लेन करते हैं, इस तरह की बात बताते हैं, खौफ व हिरास का शिकार होते हैं, तो इंतज़ामिया की तरफ जाना चाहिए और पूछगिछ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हुकूमत को भी कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए मदरसों के हवाले से, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं और आए रोज़ हमें देखने में मिलते हैं कि बच्चों को, तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इस पर खामोशी भी इख्तियार की जाती है। पेरेंट्स की तरफ से भी बच्चे भी डर का शिकार रहते हैं। तो यकीनन ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बच्चा ही जहाँ बहक हो गया है और दीन इस चीज़ का दर्स नहीं देता है। दीन प्यार, मोहब्बत, अमन का दर्स देता है। तो यकीनन इंतज़ामिया को चाहिए इस पर नोटिस ले और मरकज़ी मुल्ज़िम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इसी के साथ ही प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।